नाउ क्वेश्चन नंबर 21. टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी. ये दो एलिमेंट्स जो मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, जिसमें से एक का फॉर्मूला है AB2 एंड सेकेंड वन इज AB4. व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 1 ग्राम AB2 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है बाय 2.3 केल्विन, जबकि अगर 1 ग्राम AB4 अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो इट डिक्रीजेस बाय 1.3 केल्विन. एंड मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन दैट इज KF फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन kg पर मोल. तो हमको क्या बोला, वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस. ये जो A और B एलिमेंट्स है ना, ये अननोन है, तो इनका एटॉमिक मास क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या है. हमारे पास जो सॉल्यूट है वो एक्चुअली AB2 और AB4 के फॉर्म में है, जो कि एलिमेंट A और B से बना हुआ है. हमारे पास सॉल्वेंट जो है बेंजीन C6H6. तो जो केस 1 है, जब हमने सॉल्यूशन बनाया है AB2 की हेल्प से, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो AB2 है उसका वेट दे रखा है हमें कि 1 ग्राम यूज किया सॉल्यूशन में, और जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन दैट इज फॉर केस 2, वहां पे भी 1 ग्राम ही यूज किया दोनों के लिए. अच्छा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है AB2 के लिए कितना है, इट इज 2.3 केल्विन, और जो हमारा केस 2 है दैट इज फॉर AB4 मॉलिक्यूल. अब इसमें वेट कितना यूज किया है, इसके लिए भी हम लोगों ने 1 ग्राम ही यूज किया है, और उसमें डिप्रेशन कितना है, दैट इज 1.3 केल्विन. ये हमारे पास गिवन है. तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं. अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी की जगह हम लोग मोल अपॉन वेट भी लिख सकते हैं. तो फॉर्मूला हमारा है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी. और इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग चेंज करें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या है दोनों के लिए, इट इज 20 ग्राम. अब इस फॉर्मूले से अगर हम M2 कैलकुलेट करने चाहें तो M2 भी कैलकुलेट हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो इससे लिख सकता हूं मैं, इट इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल्टा TF. अब ये सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, तो वैल्यू पुट कर देता हूं. KF की वैल्यू कितनी है, इट इज 5.1 KF क्वेश्चन में गिवन है, एंड वेट 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1 दैट इज 20, और डिप्रेशन कितना है, इन केस ऑफ AB2 इट इज 2.3. अगर इसको सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर मास AB2 का जो आएगा इट इज 110.87 ग्राम पर मोल. सिमिलरली हम लोग AB4 का भी मॉलिक्यूलर मास सेम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू डेल्टा TF. अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. KF की वैल्यू 5.1 है, सॉल्यूट का वेट इसमें भी 1 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 20 ग्राम इंटू 1.3, डिप्रेशन 1.3 का है. तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें AB4 का मॉलिक्यूलर मास मिलता है 196.15 ग्राम पर मोल. तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों केसेस के लिए AB2 और AB4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, बट हमें एलिमेंट का एटॉमिक मास पूछा है. तो इसके लिए हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि हम लोग एक अजम्पशन करेंगे कि लेट एटॉमिक मास ऑफ A इज इक्वल टू X एंड B इज Y. ये अजम्पशन हम लोग करके रखते हैं. अब हमारा जो फॉर्मूला है AB2, इसके लिए क्या होना चाहिए, A प्लस 2B इक्वल्स टू 110.87 आना चाहिए, which means हम ये भी लिख सकते हैं x plus 2y equals to 110.87. सिमिलरली यहाँ पे AB4 के लिए क्या होगा,
A plus 4B that is equal to 196.15, which means इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x plus 4y equals to 196.15। यार हमारे पास दो इक्वेशन आ गए ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ चुके हैं। सपोज इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी, सबसे पहले तो ये जो x वाले टर्म्स है वो तो चले जाएंगे, तो हमें जो मिलेगा वो होगा 2y इक्वल्स टू 85.28। अब यहां से y निकाल सकते हैं हम लोग, तो कितना आएगा y, y इक्वल्स टू 42.64, यानी ये हमें मिल गया एटॉमिक मास एलिमेंट B का। अब A कैलकुलेट करना है, तो A भी मिल जाएगा इक्वेशन से, राइट। जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 110.87। अब अगर इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो भी पॉसिबल है, तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू 110.87 माइनस 85.28, क्योंकि y की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2y की वैल्यू 85.28 है, तो x कितना आएगा, तो x इक्वल्स टू 25.59। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट A। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। एलिमेंट B का एटॉमिक मास है 42.64 यूनिट और एलिमेंट A का एटॉमिक मास है 25.59 यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है देखते हैं। एट 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, 36 ग्राम ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो गिवन है 4.08 बार। नाउ इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर कितना है, इट इज 300 केल्विन। तो इनिशियली जो हमें सॉल्यूट दे रखा था वो कितना था, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन अ लीटर, यानी वॉल्यूम जो था वो था 1 लीटर ऑफ वाटर, और एट दैट टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर जो था उसका पाई कितना था, इट वाज 4.08 बार। इसमें भी हम दो केसेस मान सकते हैं कि पहले इनिशियली केस 1 में फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये डेटा है। अब हमें केस 2, तो पाई इज 1.52 बार्स एट द सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी अभी सेम है, इट इज ऑल्सो 300 केल्विन। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलारिटी, मोलारिटी मीन्स मोल्स पर लीटर, यानी N/V कितना होगा। तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन लगा सकते हैं, पाई V इक्वल्स टू nRT। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, N/V निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे N/V इक्वल्स टू पाई अपॉन RT। अच्छा, R की वैल्यू क्या यूज करनी है ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि R की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में है, मोल्स है, टेम्परेचर केल्विन में है और प्रेशर बार में है। तो हम R की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, R होगी 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार लीटर पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू हमें R की यूज करनी है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें तो N/V की वैल्यू निकालनी, तो N/V इक्वल्स टू पाई इज 1.52 अपॉन R, R is 8.314 into 10⁻² and multiply by temperature, temperature कितना, it is 300 केल्विन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्चुअली मिलेगा 0.061 मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशंस और हमें उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा गया है कि कौन से टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। फर्स्ट क्या है हमारा, n-हेक्सेन n-ऑक्टेन। n-हेक्सेन और n-ऑक्टेन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, लीनियर। तो n-हेक्सेन और
एन ऑक्टेन, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? इट विल बी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज लंडन फोर्स, या फिर जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में यही फोर्स मिलेगा। नाउ सेकेंड केस में है I2, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और CCl4, इसमें भी मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी नॉन पोलर हैं। दैट मीन्स रूल सेम रहेगा। अगेन वैन डेर वाल्स फोर्स, उसमें भी लंडन या फिर डिस्पर्जन फोर्स काम करेगा। थर्ड मॉलिक्यूल NaClO4 और वाटर। अब NaClO4 एक आयनिक कंपाउंड है। अगर वाटर में इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो यहां से Na+ और यहां से ClO4- रिलीज होगा। दैट मीन्स ये एक आयनिक कंपाउंड है। और वाटर जो है वो क्या है? वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सॉल्वेंट है। तो जब एक आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स। इट इज नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देन फोर्थ है मीथेनॉल एंड एसीटोन। मीथेनॉल अल्कोहल है जिसमें OH बॉन्ड होता है, और एसीटोन कीटोन है जिसमें कार्बोनिल कार्बन है, और दोनों में ही पोलैरिटी होती है। दैट मीन्स दे बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल। अब जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उनके अंदर कौन सा वैन डेर वाल्स फोर्स काम करेगा? दैट इज डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वैन डेर वाल्स फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। एंड लास्ट वन दैट इज एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। एसीटोनाइट्राइल दैट इज CH3CN एंड एसीटोन कीटोन है C3H6O। अब अगेन एसीटोनाइट्राइल में CN बॉन्ड जो होता है वो पोलर है, और एसीटोन कीटोन है उसमें कार्बोनिल ग्रुप पोलर है। तो अगेन फिर से क्या मिलेगा? ये मॉलिक्यूल भी हो जाएगा अगेन पोलर। दैट मीन्स सेम रूल अप्लाई होगा। फिर से इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दैट इज वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और टाइप कौन सा होगा? अगेन सेम टाइप, इट इज डाइपोल इंटरेक्शन। 24th क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी फिर से अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। यानी एन ऑक्टेन के अंदर कोई भी सॉल्यूट कितना डिसॉल्व होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, मतलब जो सबसे लीस्ट होगा वहां से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो सॉल्वेंट है हम लोग किसके अंदर डिसॉल्व करने वाले हैं? इन एन ऑक्टेन। तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वो है एन ऑक्टेन, और जो एन ऑक्टेन है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब हमें रूल पता है कि सॉल्युबिलिटी जो एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है? लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, यानी जो नॉन पोलर होगा वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स गिवन है, यानी जो सॉल्यूट दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है साइक्लोहेक्सेन, देन KCl, देन अल्कोहल है दैट इज मीथेनॉल, और लास्ट है मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा, जो मोस्ट नॉन पोलर है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। फिर अगला आता है KCl। अब KCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो अब आयनिक वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा, लीस्ट सॉल्युबल ये होगा। इसका मतलब हमें दो इंफॉर्मेशन तो यहाँ से मिल गई है। पहला, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है साइक्लोहेक्सेन वो होगा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, और KCl जो है वो मिनिमम सॉल्युबिलिटी शो करेगा या फिर इनसॉल्युबल रहेगा। अब बाकी बचे दो मॉलिक्यूल्स। अब एक्चुअली अल्कोहल और ये जो मिथाइल साइनाइड है दोनों ही पोलर है। अब हमें पता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है और ये दोनों पोलर है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकते। अब इनमें से ज्यादा पोलर कौन है? जो ज्यादा पोलर होगा वो कम डिसॉल्व होगा। तो हमें पता है कि इसमें से मीथेनॉल है वो मोर पोलर है, और जो ये मिथाइल साइनाइड है इट इज लेस पोलर। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करने चाहे तो जो ज्यादा पोलर होगा वो होगा लेस सॉल्युबल,
कंपैरेटिवली, और जो लेस पोलर होगा वो कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे हमने चारों को कैटेगराइज कर लिया। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम देखने जाएं तो सॉल्युबिलिटी की सीरीज क्या आएगी? तो सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन होगा? आयनिक, जो डिसॉल्व ही नहीं होने वाला, दैट इज KCl। देन सेकेंड नंबर की सॉल्युबिलिटी किसकी आएगी? जो पोलार होगा, जो डिसॉल्व नहीं होना चाहता है, दैट इज मीथेनॉल यानी CH3OH। देन थर्ड नंबर पे जो पोलार है लेकिन लेस पोलार है, यानी मिथाइल साइनाइड CH3CN। एंड फाइनली मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? जो एग्जैक्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जो कि यहाँ पे हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। ये हमारी हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सॉल्यूट्स इन एन ऑक्टेन। Now 25th क्वेश्चन में क्या बोला है कि among the following compound identify which are insoluble, partially soluble और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने वाले ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हमको कैटेगराइज करना है। ठीक है, तीन कैटेगरी में डिजाइन हमको कैटेगराइज करना है। तो हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वाटर, वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। हमें पता है कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन पोलर होगा या किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो सबसे पहले हम फिनॉल को देख लें। तो हमें पता है कि फिनॉल जो है वो पोलर होता है, करेक्ट। उसके साथ साथ उसमें OH ग्रुप भी है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। टॉलिन इज नॉन पोलर, फॉर्मिक एसिड पोलर है, फिर मिथाइल ग्लाइकोल दिस इज आल्सो पोलर, और उसके अंदर तुम्हें मालूम है OH ग्रुप भी है और H बॉन्ड भी बना सकता है। क्लोरोफॉर्म इज आल्सो पोलर एंड पेंटेनॉल, पेंटेनॉल जो है वो पोलर है, साथ में OH बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है। तो अगर हम इसको तीन कैटेगरी यहाँ पे क्लासिफाई करें तो यहाँ पे तीन कैटेगरी कौन सी है? एक होगा सॉल्युबल, एक होगा इनसॉल्युबल और एक होगा पार्शियली सॉल्युबल। फिनॉल partially soluble, toluene insoluble, formic acid soluble, then methyl glycol that is also soluble, and chloroform that is partially soluble, and pentanol that is partially soluble.